सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से नमस्कार करता हूं और हमारे मंच पर जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ये ज्ञानी करनैल सिंह गरीब जी है, पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं, और अजय सिंह जी हैं बिहार से, इनकी पत्नी भी सांसद हैं और ये भी बड़ा संघर्ष किए, बड़ी लड़ाई लड़े हैं। जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन हैं, आप जानते ही होंगे। संजय सिंह जी बनारस से हैं। गुड्डू सिंह जी गोंडा से प्रमुख हैं और देसवाल साहब हमारे मेरठ से हैं। और आप लोगों ने सब लोगों ने सुन रखा होगा, इस समय चर्चा का विषय है। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा, अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रख देने देंगे जब तक वो माफी नहीं देंगे। यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है, शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर, मुझको जो जवाब देना था दिए, और मैंने यह आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा। एक लाइन की बात है, यह आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे। अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है, कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए। बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई। बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया
फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणि रामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो। और 1 लाख की भीड़ हो गई मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा कि चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग ले। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे। हमने कहा उनसे माफी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मनसे के लोग जो फोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगोगे नहीं, संतों से माफी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो? हम सब लोग मानते हैं। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि विभूषण सिंह को कैसी जानकारी है, और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंशज बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंशज बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो ये माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहां बना, कब बना, लेकिन जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना जन्म से कोई क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई वैश्य है, और ना जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक यही है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफी मांग लो, तो माफी मांगने को तैयार नहीं। और फिर कि आएंगे क्या करेंगे, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहा दिल्ली मुझे आना है और देश के कुछ मीडिया बंधुओं का मुझसे मिलना भी जाते थे, उसके काफी दिन बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो आगे देखा जाएगा। तो मैं कुछ लोगों को लाया जो 2008 के बाद सीधे सीधे जो प्रभावित हैं और जिसमें ये महेश यादव लम्हा सुल्तानपुर, जरा महेश यादव जी यहाँ जाइए, आ जाइए, जरा अपना शर्ट उतारिए। ये 13 लोग थे साथ में उस समय जब इनके ऊपर हमला हुआ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई,
11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भगे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था। एक ठाकुर साहब है सुल्तानपुर के, खड़े हो जाइए। हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं, दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, ये वो वहां उधर को मीडिया के लोग, ये देखिए तुम उस दिन कई लोग थे, उसको रख लो, इसको रख लो। जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो कई लोग थे? हम लोग 13 लोग। तो कई लोग मर गए? उसमें 2 लोग चले गए। 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे। मार के फेंके थे। इनको मार कर फेंके। इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए, ये कट का निशान। हाँ, ये पहले पीठ वाला नजदीक से देख लीजिए, आप पीठ वाला देख लीजिए। ये लम्हा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। 13 लोग ये थे। हमला किया मनसे के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए। इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद वो ठाकुर साहब को ये कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी जिंदगी बचाते हैं। और ये देखिए यहाँ भी गला दे दिए थे, ये है ये। हाँ, ये भाई मोबाइल जरा अगर हो सके तो कुछ अच्छा काम करिए। ये ब्रह्मदेव राय साहब हैं। ब्रह्मदेव राय हैं संत कबीर नगर के। आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। इनके आपके पिताजी से भाई थे? हमारे भाई थे सर, हमसे छोटे थे। हाँ, पीट पीट करके कहाँ? ट्रेन में? ट्रेन में जी, वो मुंबई में गए हुए थे रोजगार। आपसे प्रश्न कर सकते हैं मीडिया वाले, आप पूछिए, बताइए। रोजगार के लिए मेरा भाई मुंबई गया और दीपावली का दिन था सर। हमसे नजदीक आ जाए। सुबह हमारी उनसे बात हुई, भैया मैं घर आ रहा हूँ। और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे। मनसे के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में। जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनसे का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं, ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाए। उसके बाद अभद्र व्यवहार किए। कुछ महिलाएं भी थी, उन लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे। भाई मेरा उसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो मर गया। दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के सर चला गया। दुर्भाग्य सब ये था कि उस समय मात्र 14 माह की उसकी रुकिया थी। और जब वो गया बाहर तो उस समय केवल 2.5 माह का मतलब पेट में बच्चा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय। उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है, मतलब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोगों के पास सब कुछ है सर। आप आए, देश जानना चाहता था, क्योंकि वो लोग उनके कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है। राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं है। तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी। और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, हाँ खान साहब आइए आप। ठीक है तरीका ठीक है। हाँ सर। जिला सिवान बिहार। आप लोगों का संबंध सब जगह है, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक हम उनको आने नहीं देंगे। और मैं लगातार ऑप्शन पर ऑप्शन उनको दिया कि भाई आप उत्तर भारतीयों से मांग लो, फिर संतों से मांग लो, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी जी से मांग लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं कि मेरी कोई चाह नहीं है। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने
अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिदत्त शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे? विद्यार्थी जीवन से बताइए। ये मिलते थे। मैं इनसे कहता था, शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट पर मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हो जाए। पूछ लीजिए गवाही। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये एक दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो तब क्यों नहीं, अब क्यों कि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं। अभी तक ये निकले नहीं हैं, पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा। और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। हैं? अब गलत है या सही है, ये फैसला आने वाला समय करेगा। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, चाहे उधर पूछ सकते हैं, चाहे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जी जी। क्योंकि संत की बहुत बड़ी भूमिका रही है आदि काल में। आपने देखा होगा जब जब आपस में योद्धा लड़ते हैं तो संत बीच में आते हैं। और शांति का दूत बनकर भगवान कृष्ण जी भी गए। तो सोचिए एक शांति का दूत ही मान लीजिए मुझे। मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर, और बहुत 25 साल लंदन में धर्म प्रचार करती रही। लंदन, यूरोप में 7 साल से मैं अपनी मातृभूमि में हूँ। मैं भी आपके उत्तर प्रदेश की हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था राज ठाकरे, और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत सम्मान। मैंने कहा आपने जो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? बबलू आ जाए दो इधर, आप चले जाता, कुर्सी पीछे की। हाँ आप आ गया। तो उन्होंने कहा माता जी हमसे जो गलती हुई, हमें वीडियो दिखाते थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी मीडिया थी। और मैंने पूछा उनसे, बोलते देखिए पीछे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं। थोड़ा संक्षेप पे रखिए, उसी विषय पर रखिए। तो अगर उन्होंने एक संत से माफी मांगी है तो मैं भी कहूंगी आप माफ कर दीजिए, और आप वहां स्टेज सजाइए, और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माफ करना, आप ठाकुर हैं और ठाकुरों की परंपरा रही है, पूरा देश के लिए बलिदान दिया है ठाकुरों ने। आपका विचार स्वागत, आपका विचार। मैं चाहूंगी कि मेरा भाई मुझे निराश नहीं करेगा अगर कोई अपनी गलती, अपना मतलब गलती सुधार कर आपके इस समक्ष खड़े हो जाए। आपके भावना से मैं 100% सहमत हूँ। मुझे दीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। और अभी भी यूपी के एक मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपके भावना से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। नहीं, वो आएंगे। नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना। अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में, पूरा गेम राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते।
लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। बिल्कुल एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा, आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आवाहन है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है। और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है, देखिए जनता मतलब जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें। और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी, मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान के लिए। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं, वैसे मीडिया बुला करके वो कर दें। उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है। लेकिन बहन जी, इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है तो नंबर 2 का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है, वो डर डर करके रहता है, हमारा मानना है। तो आपका हम स्वागत करते हैं, जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए, और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। हम माफी मांगने वाले, हम तो गलती मान लो,
और ये वचन दे दो कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे, जो हमारे देश का संविधान कहता है। और फिर आपकी जय जय और उत्तर भारतीयों की जय जय और राज ठाकरे साहब की जय जय। अब मीडिया वाले कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है, आप इस बात को मानते होंगे। बहुत किस्सा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी आते हैं और समाधान करते हैं। ऐसी समस्याएं देश के कई प्रांतों में उठ रही है, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे पहले, जैसे देश की कुछ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है, लंबा ना जाया जाए, कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का कभी संबंध खराब नहीं था, कभी नहीं था। मराठा मानुष और इसमें कभी भेद नहीं था, कभी भेद नहीं था। आपको पता होगा औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहां गिरफ्तार किया था? आगरा में। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के मदद से निकले थे और कैसे हमारे बनारस के साधु संतों ने उनको वहां पहुंचाया था, और सांभा जी को नहीं ले जा पाए थे, मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार ने उनको छिपा करके रखा था औरंगजेब के राज में। संबंध खराब नहीं था। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो मांग करते हैं इष्ट के, कुछ अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोई भेद नहीं था, एक व्यवस्था के नाते था। इस आदमी ने पहली बार भेद पैदा किया, और तब से मेरे मन की पीड़ा थी, आप विश्वास करें या ना करें। अगर मुझे मिले होते तो मैं पूछता जरूर, अब अगर सही उत्तर ना पाता तो चाहे वो मुझे मारते, जैसे मारते कुछ होता, तो एक बात का तो समाधान हो गया। अब दूसरा बात क्या है आपका? मैंने पूछा कि आपने जो कविता पढ़ी वो क्या योगी जी के संदर्भ में थी, क्योंकि योगी जी नहीं, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरा चुप रहना चाहिए। मेरा था, एक हमारे इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो जजमेंट कविता में करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी अपने को घेर करके कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं, मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में, बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राज्य कब्जा करके चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था, और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों बात जी। बीजेपी की सरकार भारत में है, पिछले 8 वर्षों से है। मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी साहब बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। इतनी गंभीर समस्या जो आपने दिखाया है, देखिए, हाँ जी, इतना पीड़ादायक घटना को आप कहते हैं माफी से छोड़ देंगे। मैं बिहार से हूँ, मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा अभी से। बदल लेंगे, बैठे तो बदल लेंगे। मैं बिहार से बता रहा हूँ कि क्यों माफी करेगा। आपकी भावना देखिए, बिहार
बिहार बहुत प्रभावित है, बिहार बहुत प्रभावित है। पटेल का फोटो इन्होंने दिखाया, लेकिन जैसे मेरी बात तो सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, आपका सुन लिया, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने ये ट्वीट किया और फिर चाहे आप समझिए मैंने बात किया और या समझिए मैंने नहीं बात किया, योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए। उन्होंने घोषणा किया है, अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूं। मैं विश्वास करिए आपकी आवाज नीतीश जी तक पहुंचाऊंगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं तो आपको आश्वासन देता हूं कि यह आवाज मैं पीएम को भी बताऊंगा, यह आवाज मैं गृह मंत्री को बताऊंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर अन्याय न हो सके। और रहा सवाल माफ करने का, तो हम तो सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने ये कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम उनको उतरने नहीं देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहां का नौजवान भी उनको अब उतरने नहीं देगा। पहले उतर जाते, अब ना वो उतरने देगा, ना छत्तीसगढ़ उतरने देगा, ना हरियाणा उतरने देगा, ना झारखंड उतरना देगा, ना मतलब कोई प्रांत है नहीं। जम्मू कश्मीर तक से वीडियो बना करके लोगों ने भेजा है, शिमला से लोग वीडियो बना करके भेजते हैं। लेकिन सजा देने का अधिकार भारत के संविधान ने हमको नहीं दे रखा है। और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, न्याय मिलेगा। जी सांसद जी सवाल ये है, जिन लोगों को आप यहाँ लाए हैं उनकी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। जिनका कोई हाथ मर गया, जिनका कोई बेटा मर गया, आप उनकी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे। आप उनको तो पैसा और मुआवजा दिलाने की बात तो नहीं कर रहे। देखिए, मैंने आपकी भावना को मैं सही ढंग से समझता हूं। इनको मैं इसलिए लाया कि ये कहा गया कि ये सब गलत है। यह कहा गया कि यह सब गलत है, ये केवल शोहरत पाने के लिए राजनीतिक स्टंट है। और ना मैं इस हैसियत में हूं कि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकूं, और ना मैं इस हैसियत में हूं कि उनको रोक सकूं। और मैंने पहले दिन कहा था ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। हाँ, इस हैसियत में जरूर हूं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उतर नहीं पाएंगे, इस हैसियत में हूं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और वो कर सकता है, उस पर फैसला मैं नहीं ले सकता। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हमको मना नहीं किया है, किसी ने हमको मना नहीं किया है, और ना हमने अब तक किसी नेता से बात किया है। अब जिसके समझ में आएगा मना करेगा, जिसके समझ में आएगा साथ रहेगा। मैंने पहले कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत है। हाँ, विक्टिम आइए आप। हाँ, हम भूल गए थे आपके चक्कर में, मीडिया वाले। मैं गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, वजीर गंखाना ग्राम रायपुर से हूँ। मैं बस दो शब्द यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पैसे के लिए आया हूँ, ना कोई मैं मुआवजा लेने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इतने लिए आया हूँ कि जो वहाँ पीड़ा है, उस पीड़ा के आज भी अगर वहाँ के लोग समाप्त कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। आपको बताऊं, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था 2008 में, वहां पे मैं काम कर रहा था। मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं 4 टेक्नीशियन का काम कर देता था। वहां मनसे का आदमी जो होता है बहुत के ऊपर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं यूपी का ऐसा व्यक्ति था कि उनका भी काम कर देता था, इनसे उनको जलन होती थी। मैं बताऊं,
मेरा आरके फिल्म स्टूडियो चेंबूर के पास में मेरा हेड ऑफिस टीना फैशन एम्ब्रॉयडरी में उसमें काम करता था। मैं स्कॉर्पियो से मेरा ड्राइवर मुझे ले जा रहा था सर्विस करने के लिए। टेक्नीशियन 3 ब्रांचें थी मेरा। उसमें क्या हुआ कि जो मराठी बोल लेते थे उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन कारण क्या था, मैं एक जो हमारे टेक्नीशियन थे अपने मनसे वाले ही थे, उन्होंने कहा मैं तुमको देख लूंगा। तो उन्होंने कहा क्या ये हमें देख लेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर की नजर में अच्छा हूँ, तो हमें क्या देख लेंगे। सुपरवाइजर भी अपने यूपी का ही था, प्रतापगढ़ का। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कहां से बात किया और मुझे जो खपोली जाती है रोड, उसी रोड पर मेरा स्कॉर्पियो रोक लिया। जो वहां का ड्राइवर था वो मनसे वालों का ही ड्राइवर था, मुर्गे नाम था उसको। उन्होंने मेरा गाड़ी रोका और इस तरीके से मारा। तो चलिए उस बात को मैं नहीं याद करता हूँ, उस तरीके से हमको मारा। ये सर जो है आप देख सकते हैं, मेरा फट गया। मैं 7 दिन एक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, जिसमें 2 लाख की पीएफ मेरा पड़ा हुआ था और काफी वेतन पड़ा हुआ था। उसको छोड़ के मैं जब मुझे होश आया है, किसी तरह मुझे किसी भाई ने वहां हॉस्पिटल में चेंबूर में एक पत्रकार महोदय वहां के हैं, जानते भी होंगे, चेंबूर में घाटला गांव है, उसमें मैं रहता था। किसी तरीके से मैं जब होश आया है तो मैं यही कहा हूं कि मैं यूपी जाऊंगा, गोंडा जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। वहां की कंपनी मुझे बहुत प्रेशर डाली कि आप यहाँ रहो, क्या बात है, आप नहीं होगा बवाल। मैं इतना ही कहा कि खेती करके खा लूंगा, लेकिन मुंबई नहीं जाऊंगा। मैं ये बनावटी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये एकदम श्योर है। जब हमारे सांसद जी ने इस बात को उठाया तो मैं वहां पे हाजिर हुआ कि हम बुलाए नहीं, अपने आप आए, सब अपने आप आए। बुलाया नहीं गया, मैं खुद आया हूँ। कि उस दर्द को मैं कैसे बताऊं कि लैट्रिन के डब्बा में मैं बैठ के आया था। वहां पे मैं लैट्रिन के डब्बा में बैठ के अपने गांव वापस आया। लोकमान्य तिलक ट्रेन थी, जब मैं गोंडा उतरा, मैं बताऊं दोस्त कि गोंडा की धरती को मैं आधा घंटा पांव पकड़ के मैं अपने घर वापस आया। तब से मैं मुंबई की तरफ घूमा नहीं, देखा भी नहीं। किसी के तो हाथ कट गए, सब कुछ ठीक था, किसी की कुछ था, लेकिन इतना अत्याचार, एक बार मार देना आदमी को सही है, बार बार मारना, बार बार मारना। मैं 3 साल के पीरियड में 3-4 बार मार खाया, लेकिन सहन करता है। लास्ट बार जब उन्होंने इतना मुझे मारा कि मैं ये सोच लिया कि अब गाँव ही रहूंगा, चाहे मुझे गाय खिलाना पड़े, गन्ना तोड़ना पड़े, खेती करना पड़े, चलिए लेकिन मैं रहूंगा वहीं पे। चलिए बस समाप्त करता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ ऐसे पूरे देश का सवाल है। देखो जिसकी एक बार पिटाई हो गई है ना, इन्होंने क्या किया कि कमजोर आदमियों को मारा है। पहली बात जान लीजिए, मुंबई में आज भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के मजबूत लोगों को इनकी हैसियत नहीं कि छू लें। इन्होंने जब मारा है तो मजदूरी करने वालों को मारा है, ऑटो वालों को मारा है, विद्यार्थियों को पीटा है। वहां के जो मजबूत लोग हैं उनको आज भी ये नहीं पीटते, उनको देख करके साइड हो जाते हैं। बड़ी मजबूती के साथ रहते हैं जो लोग हैं, ये सत्य है। ये कमजोर आदमियों को मारे हैं। देखो भाई, उन्होंने कहा था 5 को दर्शन करूंगा, हमने काम नहीं करने देंगे जब तक माफी नहीं मांगोगे। अब 5 को अगर उनको दर्शन करना है तो अब जो मैंने रखा बार बार एक चीज दोहराने से क्या फायदा है। अब 5 को तो नहीं करने दूंगा, इतना तो मैं सक्षम हूं और इतना लोग हैं मेरे साथ, और बाकी देखा जाएगा आगे जैसा फैसला आप लोग करेंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, क्या करना है।